ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जिनको पेपर 60% आता है लेकिन उनका जब रिजल्ट आता है ना सीधा 90% लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये चुनिंदा स्ट्रेटजीज पता होती है पेपर अटेम्प्ट करने की, जो अगर आप अपने पेपर के अंदर कल यूज करके आओगे तो आपको बेशक पेपर 50 आता हो 40 आता हो, नंबर आपके 90% ही आएंगे। जो पूछा गया है वही लिखिए और वही का मतलब है ना उससे कम ना उससे ज्यादा। The first impression is last impression. इस वीडियो में ना केवल आपको ये बताऊंगा कि किस ऑर्डर में पेपर को अटेम्प्ट करके आना है, साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि आंसर कैसे लिख के आना है कि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे। साथ में एमसीक्यू की टेक्निक भी बताऊंगा कि क्या ऐसी टेक्निक से अगर आपको कोई एमसीक्यू नहीं आता है तो भी सही कैसे टिक करके आना है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करे कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। ये सभी चीज इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपके पेपर के लिए गेम चेंजिंग वीडियो रहने वाली है, तो एंड तक जरूर देखकर जाना। तो यार सबसे पहले मैं बात कर लूं स्टडी मटेरियल्स की, तो वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं यार। ड्राइव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर लेना। उसमें केस स्टडी, एमसीक्यू, सारा मटेरियल चैप्टर वाइज, चीट नोट सब दिए हुए हैं, आप चेकआउट कर लेना वो वाला ड्राइव। अब यार कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले इस पे आ जाता हूं। तो यार सबसे पहले आपको जो रीडिंग टाइम मिलेगा ना, 10 से 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। उसके अंदर जो सेक्शन डी के अंदर केस स्टडी होते हैं उनको एक बार रीड मार लेना। एक दो जो 3 आपकी केस स्टडी मिलेगी आपको, उनको रीड मार लेना एक दो को, तो आपका वहां से क्या होगा, बच जाएगा टाइम। जब लास्ट में आपको केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी दोबारा, या फिर एक ही बार पढ़नी पड़ेगी, वरना 2 बार पढ़नी पड़ती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप वहां पे रीडिंग टाइम में सेक्शन डी वाले पार्ट को पढ़ लोगे। ऑर्डर क्या करोगे भाई, सबसे पहले जब आपका पेपर स्टार्ट होता है आपने सेक्शन ए को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपके 18 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, इसमें असर्शन रीजनिंग भी होंगे। अब इसमें आप लगाओगे 10 मिनट्स, भाई 10 मिनट्स ही लगते हैं ज्यादा से ज्यादा। आपको कोई क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, यही तो लिखना है एबीसी एबीसी एबीसीडी, जो भी है आपको 1-1 मिनट ही लगेगा अगर आपको आता है, और नहीं आता है तो उसको स्किप कर देना भाई, ठीक है। तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे इसके अंदर। उसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें एक इंटरनल चॉइसेस भी मिलेगी। वही 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। इसमें आपको 5 to 7 लाइंस ही लिखनी है, इससे ज्यादा नहीं लिखनी है, क्योंकि इससे ज्यादा लिखोगे तो भाई एग्जामिनर जो होता है ना आपका, उसका माइंडसेट ये होता है कि यार ज्यादा भी ना लिखाओ और कम भी ना लिखाओ। तो ये जो है ये आइडियल है। जो सीबीएसई ने गाइडलाइंस मेंशन करी है उसमें आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग 5 to 7 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। देन आता है आपका सेक्शन जी, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 6 होंगे वैसे तो, एक इंटरनल चॉइस होगी, वही जो बेस्ट आता हो आपको वही 5 करना। 3 मार्क्स के होंगे ये, और ये आपको 10 से 12 लाइन के अंदर लिखने हैं। देन यार सेक्शन डी पे मत आना, सेक्शन ई, जिसमें आपके 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये इसको उल्टा कर लेना भाई, सेक्शन ई के अंदर आपके होंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है, और सेक्शन डी के अंदर आपके होंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब सेक्शन ई के अंदर भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी एक क्वेश्चन की, तो उनमें से जो बेस्ट 3 आते हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करना। देन लास्ट में आप अटेम्प्ट करोगे भाई सेक्शन डी, जिसके केस स्टडी है। इनका रीजन है भाई, देखो टाइम आप 10 मिनट्स लगाया सेक्शन ए में। अब सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन है, मैं आपको 6 मिनट दे रहा हूं हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, 6 5 या 30, तो 30 मिनट्स में आपका सेक्शन बी कंप्लीट। देन आपके 35 मिनट दे रहा हूं आपको सेक्शन सी के लिए। अगर आपको 10 to 12 लाइंस लिखनी है तो 7 मिनट दे रहा हूं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, 7 5 या 35 मिनट्स में कंप्लीट। सेक्शन ई आपका भाई, इसमें 5 नंबर का होता है क्वेश्चन, तो इसमें आपको अच्छे खासे लेंथ लिखनी होती है, जो कि आपका 15 to 20 लाइंस होती है भाई। ये आपका सेक्शन ई के लिए है, ठीक है, 15 to 20 लाइंस। तो यहां पे आपको 15 to 20 लाइंस लिखनी है, मैं आपको दे रहा हूं 60 मिनट्स। कितने दे रहा हूं भाई, पूरे 60 मिनट्स ले लो आप इस चीज के लिए, सेक्शन ई के लिए। तो 60 मिनट्स के अंदर आप 3 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन में 20 मिनट इन्वेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका आता है लास्ट में सेक्शन डी, जिसमें 30 मिनट्स लगाओगे। कुल मिला के 30 1 घंटा हो गया, और ये 2 घंटे, कुल मिला के आपके कितने हो गए, 2 hours 45 मिनट्स। आपके पास बच गए 15 मिनट्स। अब यार जरूरी नहीं है हर बच्चा इसको 60 मिनट्स में ही कंप्लीट करे 3 क्वेश्चन को, कोई 50 मिनट्स में भी कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां से आपके 10 मिनट्स भी बच सकते हैं। तो आपके पास ये पूरा अटेम्प्ट करने के बाद कितने मिनट बच जाएंगे, 25 मिनट्स 15 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन आप किस स्पीड से लिख रहे हो। तो यार उस बचे हुए टाइम में आपने क्या करना है, ध्यान से सुन लो, फिर बताऊंगा कि आपको पेपर किस तरीके से लिखना है। तो यार उन बचे हुए टाइम में आपने 3 चीजें बहुत ध्यान से देखनी है। पहली चीज कि यार आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, एक बार अपनी आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर को लाइन बाय लाइन मैच करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में ना कई बार होता है क्वेश्चन लिखा होता है, जैसे आपको डिफाइन दिस, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, एंड फिर एक एग्जांपल भी लिखा होता है उसी के अंदर। एक ही क्वेश्चन में लिखा हुआ इंपॉर्टेंस, एक ही में डेफिनेशन, एक ही में आपको क्या लिखा हुआ है भाई, उसकी एग्जांपल बताओ। अब आपने इंपॉर्टेंस लिख दी, डेफिनेशन लिख दी, एग्जांपल लिखना भूल गए, क्योंकि वो पार्ट्स में नहीं है, वो एक ही लाइन में लिखा हुआ है।
तो वहां पे आपका वो नंबर कटता है भाई। तो यार ध्यान से एक बार लाइन टू लाइन मैच कर लेना वो 25 मिनट्स में, और अपना उसके अंदर फिर एडजस्ट कर लेना अगर आप गलती से कर देते हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, ठीक है। तो वो चीजें नहीं करनी है। उसके बाद यार आप ये देख लेना कोई सा क्वेश्चन स्किप तो नहीं हो गया भाई गलती से, ठीक है। एक बार आंसर कितने लिखे और क्वेश्चन कितने हैं उनको भी काउंट कर लेना। उसके अलावा कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है एक बार देख लेना, इज एम आर वगैरह कुछ तो मिस्टेक नहीं है, और जो बुलेट पॉइंट्स है उनको पेंसिल से हाईलाइट कर देना। तो ये काम आपने लास्ट के मिनट्स के अंदर अपना कंप्लीट करना है। अब आया था कि आपको अपने आंसर कैसे डिजाइन करने हैं। तो यार सबसे पहले फिक्सचर पे आऊं तो यार फिक्सचर वाले जो क्वेश्चंस होंगे, एक फिक्सचर मैंने 23 टीम्स का ऑलरेडी करा दिया है, आप यूट्यूब पे देख लेना, रीसेंट वीडियो होगी। तो यहाँ पे यार सबसे पहले आप लिखोगे, मान लेते हैं आपको 11 टीम्स के लिए फिक्सचर बनाने के लिए बोलते हैं नॉकआउट फिक्सचर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टीम्स लिखी, मतलब पहले पैरामीटर्स लिखना है, नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ मैच, n-1 10, नंबर ऑफ बायर्स जो हमने कैपिटल एन से दिखाया, पावर ऑफ 2 माइनस में n, तो यहाँ पे 16 माइनस 11 5 हो गया। नंबर ऑफ बायर्स अपर हाफ में, लोअर हाफ में, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ एंड नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। ये 7 पैरामीटर्स आपको मेंशन करने ही करने हैं एक फिक्सचर बनाने से पहले। उसके बाद आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ये मेंशन करके टीम्स बनाई हमने 12, और बाय देने, फिर बाय पहला बाय दे सबसे नीचे वाले को, फिर दूसरा बाय सबसे ऊपर वाले को, फिर लोअर हाफ के फर्स्ट को थर्ड बाय, देन अपर हाफ के लास्ट को फोर्थ बाय, देन फिर वही ऑर्डर फिफ्थ बाय इसको, देन लेटर ऑन अगर और बायज है तो उसको ऊपर वाले को दे दोगे। उसके बाद यार बाय वाला जो होता है ना, बाय देने का मतलब यही होता है कि वो डायरेक्टली सेकंड राउंड में चले जाएगा। तो आप क्या करोगे भाई, फर्स्ट राउंड के अंदर जो जिनको बाय नहीं मिले हैं उनका मैच कराओगे, सेकंड और थर्ड का कराया, फोर्थ और फिफ्थ का कराया, ठीक है, एट्थ और नाइन्थ का कराया। उसके बाद बायज वालों का, इनमें से आपने मान लो 2 और 3 में से 2 को जिता दी, यहाँ पे 2 लिखोगे। देन इसमें बाय जिसको मिला हुआ है उनका और इसका मैच, ठीक है, फोर्थ को जिताया यहाँ से, फोर्थ और इस B4 का मैच, B3 और 8 का मैच। अब यहाँ पे देखो इस वाले को बाय नहीं मिला हुआ ना, ठीक है, तो इनमें से 8 जिताया था, तो यहाँ पे 7 को हमने जिता दिया, 7 टीम थी ना। देन यहाँ पे थर्ड राउंड में इन दोनों में से एक जिताया, इन दोनों में से एक जिताया, लास्ट में हमने 7 वाले को जिता दिया, और यहाँ पे विनर लिखना है। तो 7 वाला क्यों जीता भाई, थाला फॉर अ रीजन, जस्ट किडिंग यार। तो ठीक है, तो ये चीजें हैं यार, मैंने 23 का ऑलरेडी कर दिया। तो ये चीजें आपको फिक्सचर वाले क्वेश्चंस में इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब आ जाओ 5 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यार देखो 5 नंबर में क्वेश्चन में आपको मान लो स्पोर्ट्स एग्रेशन का क्वेश्चन है कि डिफाइन स्पोर्ट्स एग्रेशन एंड राइट्स इट्स टाइप्स इंपॉर्टेंस एंड ऑल, इस तरीके का कोई क्वेश्चन है। तो स्पोर्ट्स जो अग्रेशन है यार वो 5 नंबर में क्वेश्चन आए तो हमें लिखनी है 15 to 20 लाइन्स। कैसे लिखोगे, तो यार सबसे पहले उसको डिफाइन करोगे कि स्पोर्ट्स एग्रेशन होता क्या है, ठीक है, तो उसको डिफाइन करोगे, फिर उसी के अंदर उसके एग्जाम्पल लिख दोगे कि यार स्पोर्ट्स एग्जाम्पल कि ये होते हैं भाई एग्जाम्पल्स इसके, कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में स्पोर्ट्स एग्रेशन होता है, ये सब लिख सकते हो इसके अंदर। अब लिखोगे टाइप, जो टाइप आप एक्सप्लेन करने वाले हो उनकी हेडिंग्स ऊपर ही मेंशन कर दोगे स्टार्टिंग्स की लाइन के अंदर, और उनको एक्सप्लेन करोगे लेटर ऑन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी हेडिंग अच्छी खासी 6-7 लाइन की हो जाएगी। तो यहाँ से 15 में से 6-7 लाइन तो वही हो गए, फिर 14 लाइन्स बची, एक आपकी हेडिंग में चली जाएगी, जैसे हॉस्टाइल एग्रेशन है, 5 to 6 लाइन्स इसमें लिखी, और एग्जाम्पल जरूर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 5 to यहाँ पे हो जाएगी कितनी, 1 to 5 लाइन्स इसमें लिख रहे हो, 7 अगर ये 5 to 6 ही है तो 7 14 लाइन्स हो गई। आपको कितने लिखने हैं, 20 to 15। तो यहाँ पे आप दूसरा वाला लिख लोगे अपना, जो दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है, 5 to 4 लाइन्स लिखोगे इसमें, और 1 to 2 लाइन का एग्जाम्पल। लास्ट में कंक्लूड जरूर करना, ठीक है, ऐसा मत लिख देना कि कंक्लूड वर्ड नहीं लिखना, ये लिखना है जैसे कि ये वाला टाइप था आपका एग्रेशन का। तो मैंने यहाँ पे कंक्लूजन में क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग दीज टाइप ऑफ एग्रेशन इज क्रूशियल इन प्रमोटिंग सेफ एंड रिस्पेक्टफुल स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट। तो मैंने लिख दिया कि यार ये जो एग्रेशन है जो हम पढ़ रहे हैं ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कंक्लूड कर दिया मैंने अपने आंसर को। इसी तरह से आपको कंक्लूड करके जरूर आना। अगर ये करके आते हो 5 में से आधा नंबर भी आपका एग्जामिनर काटते ना, ये चैनल में बंद कर दूंगा भाई। तो इस तरीके से अटेम्प्ट जरूर करके आना प्लीज यार। और मैं क्यों कह रहा हूं भाई, मेरे 97 नंबर आए थे और एक मेरे जो 3 नंबर का मार्क्स कटा था ना, वो क्वेश्चन स्किप होने की वजह से कटा था। इसलिए मैं बार बार वार्न करता हूं। और बहुत सारे बच्चों को मैंने मिस्टेक करते हुए देखा है और बहुत सारे बच्चों को मिस्टेक करने से रोका है। दोनों काम करें हैं। तो प्लीज आप ये मिस्टेक मत करके आना। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और जो मेरे थ्रू 100 में से 100 लेके आए हैं उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हैं भाई, ठीक है। तो आप ये चीजें देख लोगे। स्पोर्ट्स एग्रेशन इस तरीके से आपने लिख के आना है। अब यार मैंने आपको सारी चीज बता दी। अब आया था कि कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यार इसके ना बहुत सारे रूल्स होते हैं अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो। सबसे पहले जो पैटर्न आप अदर क्वेश्चंस के अंदर यूज कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पैटर्न आप अदर क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड कर रहे हो, लाइक आप लिख रहे हो आंसर जो है आपका सेक्शन सी है,
सेक्शन सी के अंदर आप क्या लिख रहे हो, 2-3 लाइन की डेफिनेशन लिख रहे हो, फिर उनके पॉइंट्स को लिख रहे हो। मान लो कि अगर आपका 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट्स लिखे देन उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, या बिना हेडिंग वाले आपके पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो आप वही पैटर्न इसमें फॉलो करोगे जो क्वेश्चन आपको नहीं आता। पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे, जो भी मैं बताऊंगा कि क्या लिखना है उसमें, डेफिनेशन लिखी और वो 3 पॉइंट्स में उसको भी एक्सप्लेन करना है जैसे आप औरों को एक्सप्लेन कर रहे हो। सेम पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। तो सेम पैटर्न फॉलो करना है। अब यार मान लो कि आपको यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैलेंस डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। बैलेंस डाइट, अब आपको बैलेंस डाइट की डेफिनेशन नहीं पता, लेकिन यार ये तो पता है कि बैलेंस डाइट कुछ फूड इनटेक टाइप लग रहा है। तो बैलेंस डाइट को आप सिंपल वर्ड्स में लिख लो कि बैलेंस डाइट इज अ फूड इनटेक विच प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करती है हमें, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। इतनी सिंपल, मतलब कुछ चीजें जो अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो, जो आपको लग रहा हो वो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग की डेफिनेशन में मेंशन कर देना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज और इजी लैंग्वेज में। तो वो और अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर बनाएगा। साथ में जो आपके क्वेश्चन के अंदर टर्म्स यूज करी गई है, लाइक बैलेंस डाइट है तो बैलेंस डाइट से रिलेटेड वर्ड्स यूज करो, बैलेंस से रिलेटेड वर्ड यूज करो, ठीक है। लाइक बैलेंस डाइट इज डिफाइन एज द फूड इनटेक दैट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑल। इस तरीके का आपने टर्म्स यूज करनी है जब आप डिफाइन करो, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि इस बच्चे को पता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई इन क्वेश्चंस को कब अटेम्प्ट करना है, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है इन बिटवीन। मान लो आपने सेक्शन सी पे हो, सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस है, आपको इनमें से 4 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आते हैं, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को लास्ट में करोगे, बिल्कुल भी नहीं। इस क्वेश्चन को करोगे, पहला दूसरा आपने करा, फर्स्ट एंड सेकंड बहुत अच्छे से कर लिया, जो आपका एग्जामिनर का जो माइंडसेट है बहुत बढ़िया बना दिया कि हाँ यार इस बच्चे को अच्छे से आता, अच्छे से लिख रहा है, क्योंकि सेक्शन बी भी उसने चेक किया होगा। तो सेक्शन सी में आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड में ये घुसाओगे भाई, थर्ड में ये वाला आंसर घुसाओगे, उसके बाद फोर्थ लिखोगे, देन फिफ्थ लिखोगे। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसी माइंडसेट से चेक होता है कि लास्ट है या अच्छे से देख लिया जाए, ये चीजें होती है। फर्स्ट एंड लास्ट बहुत अच्छे से चेक किया जाता है, बीच वाले क्वेश्चन में आप बना के लिख सकते हो, ध्यान रखना ये वाली बात। तो हमेशा इन बिटवीन इसको लिख के आओगे, वो टर्म्स के इस्तेमाल करके इसको स्टार्ट करना जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, सेम पैटर्न यूज करना। अब जैसे यार कुछ सर्टेन एग्जांपल, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट्स आप दोगे, और सर्टेन एग्जांपल जो आपको लगते हो, जैसे बैलेंस डाइट से रिलेटेड आपको जो एग्जांपल लगते हो कि यार हमें डे के अंदर इतनी मील लेनी चाहिए, ठीक है, हमें जंक फूड्स नहीं खाने चाहिए, तो इस तरह के जो भी एग्जांपल यार जो आपको डेली लाइफ में लग रहे हो उससे रिलेटेड आप लिख के आओगे। वो एग्जांपल्स आपके क्या बढ़ा देंगे कि अगर आपने लिखा है ना एग्जाम्पल वर्ड करके लिख रहे हो, तो एग्जामिनर की नजर ज्यादा एग्जाम्पल पे जाएगी एज कंपेयर टू जो आपने एग्जाम्पल में लिखा है, ठीक है। तो ये चीजें टेक्निक है, अगर ये फॉलो करके आता हो, मेरी गारंटी है आपका आधा नंबर भी कट जाए पेपर के अंदर, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता। सेम पैटर्न अगर आप सेक्शन ई वाले में आप क्या कर रहे हो, इसको यूज कर रहे हो, तो वही पहले उसके बारे में लिखोगे, उसमें 5 पॉइंट्स लिखने, तो फिर वही उसको इन बिटवीन, जैसे अगर आपके 3 क्वेश्चन है तो दूसरा क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करोगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले मानो आप ये वाला बी सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन जो अच्छे से आता है ना, सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना। सेम फॉर सेक्शन सी एंड सेम फॉर सेक्शन ई, जो सबसे अच्छे से आता हो सबसे पहले उसको लिखना, बहुत अच्छे से लिखना, ठीक है। तो यार ये था कि आपको किस पैटर्न में अटेम्प्ट करना है। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई आपको अगर कोई एमसीक्यू नहीं आता तो उसके सही आंसर पे कैसे टिक लगाना है। ध्यान से सुनो, 3-4 टेक्निक बताने वाला हूं और ट्रायल एंड टेस्टेड है भाई। देखो भाई, सबसे पहले आप जो अटेम्प्ट करोगे एमसीक्यू को वो इस तरीके से करोगे। देखो, एक होता है आपका आंसर लिखा होता है कि ए आंसर ये है, बी आंसर ये है, सी आंसर ये है, डी आंसर ये है। एक है कि आप वो आंसर को पेपर के अंदर लिखो, और एक होता है कि आप ए बी सी को अपनी आंसर शीट के अंदर लिखो। 2 चीजें, या तो आप उस वर्ड को लिखो या तो आप ऑप्शन को लिखो। आप किसको मेंशन करोगे भाई, ऑप्शन को करोगे। 2 रीजन है। पहला रीजन, एग्जामिनर भी नहीं चाहता कि आप इतना बड़ा लिखो और वो मैच करेगी कौन सा ऑप्शन है। एग्जामिनर के पास आंसर की होती है और उसमें ये लिखा होता है कि फर्स्ट का आंसर ए है, दूसरे का आंसर बी है, तीसरे का सी है। तो अब आपका अगर लिखते हो स्टेटमेंट तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आंसर की देखनी पड़ेगी, क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा, फिर आपका आंसर देखना पड़ेगा। 3 बार उसकी आंख घुमी। लेकिन अगर आपने खाली एबीसी लिखा होगा तो वो देखेगा यार आंसर की है, इस बच्चे ने ये लिखा हुआ, सीधा टिक, ठीक है। तो यहां पे एग्जामिनर को जो माइंडसेट है आपने उसको थकाया नहीं। दूसरा, मान लो कि आपको पता है आपने ना तुक्का मार के सी कर दिया, आप कंफर्म नहीं थे, अब लास्ट में यार 5-10 मिनट में चीटिंग का मौका मिल जाता है कई जगह, तो वहां पे
आपको पता चल गया आपके दोस्त से जो भरोसे वाला हो वही, ठीक है, तो उससे आपने पूछ लिया, उसने बता दिया आंसर बी है। तो अब यार अगर आपको सी को हटा के बी लिखना है तो आप हल्का सा काटोगे और बी बना दोगे, सी का बी बना दोगे, सी का बी बना दोगे, तो आपको ज़्यादा काटना पीटना नहीं पड़ा, क्योंकि फर्स्ट पेज पे ही एमसीक्यू कर रहे होते हैं। तो अगर आप पहले पे ही काटोगे तो बहुत इंप्रेशन बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो इजीली मैनेज कर लोगे। मान लो लेकिन आपने ऑप्शन लिख दिया, पूरा जो आंसर है ना वो लिख दिया, तो वो 2 लाइन के अंदर आएगा और उसको काटते हुए अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो ये चीज़ें हैं यार, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपके पेपर को ना 60 से सीधा 90 पे लेके जाती है। 6 और उसको घुमा दो 9, ऐसा हो जाता है काम। तो ये है भाई पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक यार एलिमिनेशन टेक्निक, जो कॉमनली सबको पता होती है, स्टिल मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपका क्वेश्चन है, देयर इज नो मसल कॉन्ट्रैक्शन, 4 ऑप्शन है कि किस वाले आपके एक्सरसाइज में वर्कआउट में मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। तो यार इसमें से ऑड क्या लग रहा है आपको, ध्यान से देखो, ऑड 1, ये भी आइसो है, ये भी आइसो है, ये भी आइसो है, ये क्या है, ये बैलिस्टिक है, ये थोड़ा ऑड लग रहा है। तो ऑड वाला कभी भी आंसर नहीं होगा। 90% केसेस में ऑड वाला कभी भी आंसर नहीं होगा, या 95% लगा के चलो। तो आंसर क्या होगा आपका, इन तीनों में से एक। और क्या आंसर होगा कमेंट में आपने बताना है। अब आ जाओ भाई तीसरी टेक्निक पे। तीसरी टेक्निक है यार, अगर आपके एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो यही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 95% केसेस के अंदर जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। अगर आपको आंसर नहीं पता है और आप छोड़ रहे हो तो भाई ऑल ऑफ द अबव कर देना। फोर्थ, अगर कहीं पे लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, मतलब ए बी और सी, और उसके बाद चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो उसका आंसर बोथ ए एंड बी ही होगा। और फिफ्थ है भाई, अगर आपको एक कोई ऑप्शन दे रखा है, दूसरा कोई ऑप्शन दे रखा है, तीसरा कोई ऑप्शन दे रखा है, और चौथे में लिखा नन ऑफ दीज, तो उसका आंसर नन ऑफ दीज कभी भी नहीं होगा। नन ऑफ दीज कभी भी नहीं होगा। आंसर इन तीनों में से ऊपर में से होगा एक। और सबसे लास्ट में जिसको आपने सबसे कम यूज करना है, मोस्ट फ्रीक्वेंट आंसर होता है भाई आपका ऑप्शन ए। आप कोई भी एमसीक्यू फिजिकल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर्स को उठा के देख लो, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट आंसर्स होंगे वो आपका ऑप्शन ए होगा। तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, दोस्त भी नहीं बता पा रहा, लास्ट के कुछ सेकंड्स बचे हैं, तो भाई ऑप्शन ए पे आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो यार ये था कंप्लीट स्ट्रेटेजी, पूरा बताया आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, सारी चीज। अगर आपको यार ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यार कमेंट सेक्शन के अंदर हेल्पफुल लिख देना। मैं आप लोगों के लिए पर्सनली विश करूंगा यार कि आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया जाए। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना ताकि आने वाले एग्जाम्स की अपडेट्स, सीयूटी से रिलेटेड अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। यार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी ये स्ट्रैटेजी पता चल पाए और उनकी भी हेल्प हो सके। ऑल दी वेरी बेस्ट।